हेलो स्टूडेंट्स, मैं यशवर्धन तनगौरिया और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी एमएससी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। अगर आप ऐसे किसी भी हायर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई ऐसा कोर्स कर रहे हैं जिसमें हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो स्टूडेंट्स मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो चलिए फटाफट से आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए भैया, तो जैसा कि आपको पता है भैया, हम लोग चला रहे थे आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। इससे पहले मैं एक ये वाला लेक्चर प्रोवाइड कर चुका हूं। अगर आपने ये वाला लेक्चर नहीं देखा तो यार फटाफट से ऊपर आई टैब पर जाकर देख लेना है ना, और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूं, पहले उसको देख के आए, क्योंकि उसके बिना आपका बेस अच्छे से क्लियर नहीं होगा। तो जो लोग देख चुके हैं वो बने रहें। तो देखिए भैया, जैसा कि आपको पता है हम लोग लेक्चर 1 में टॉपोलॉजी चला रहे थे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की। उसी टॉपोलॉजी में आगे बढ़ते हुए आज टॉपोलॉजी थोड़ी सी आपकी खत्म हो जाएगी और आज हम मेन टॉपिक पर आ जाएंगे। आज मैं आपको कराऊंगा भैया एनालिटिक फंक्शन और उसकी सीआर इक्वेशन का आज हम प्रूफ देखने वाले हैं ना। तो चलिए फटाफट से टॉपोलॉजी के कुछ 2-3 पॉइंट्स और रहेंगे, जल्दी से उनको हम फिनिश करते हैं और फटाफट से हम आज के टॉपिक पर आते हैं। देखिए भैया, तो जल्दी से एक रफ नोट वगैरह पहन लेके बैठ जाइए। चलिए आज की फीलिंग वाली क्लास को शुरू करते हैं। देखिएगा, तो भैया टॉपोलॉजी में आगे बढ़ते हुए मैंने आपको ओपन डिस्क और आपको मैंने क्लोज डिस्क करा दी थी, है ना। उसके बाद आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है भैया वो है आपका ओपन एनालिसिस और आपका क्लोज एनालिसिस। यानी कि एनालिसिस होता क्या है, पहले आप उस चीज़ को थोड़ा सा विजुलाइज करवाता हूँ। देखिए, कबू भैया आपने छोटे पे क्रैक्स खाए हैं भाई? क्रैक्स, हाँ, 5 रुपया भाई छल्ला आता है, उसमें बीच में उंगलियां फंसा के खाते थे बड़ी तरीका से। कुछ कुछ याद आ रहा है, फीलिंग आ रही है बचपन वाली? तो कबू अपने क्रैक्स खाए हैं, तो क्रैक्स की जो डिजाइन देखी आपने, उसमें 2 छेद, उसमें एक छेद होता है बीच में। यानी कि उसकी शेप होती है राउंड राउंड, उसके बीच में होता है एक छेद जिससे हम उंगली में फंसा के उसको हम खा लेते थे। क्रैक्स याद है कि नहीं? मैंने बहुत खाए हैं, आपने खाए तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। तो भैया एनोलस भाई से कैसे हैं? एनोलस कैसे कहते हैं? जो क्रैक्स का छल्ला होता है ना, छल्ला, गोल छल्ला, उससे कहते हैं एनोलस, ठीक है। अब भैया एनोलस के टाइप्स कौन कौन से होते हैं? आपका होता है भैया ओपन एनोलस, एक होता है आपका क्लोज्ड एनोलस। अब देखिए भैया, ओपन एनोलस का है और क्लोज्ड एनोलस का है। देखो, आपका ओपन एनोलस का जो सिस्टम है वो वैसा ही है जैसा आपका ओपन डिस्क का हुआ करता था। एक मोटी भाषा में बता रहा हूँ। देखो, अब मैं उस पर आता हूँ। देखो, एक एग्जाम्पल तो मैंने आपको दे दिया। किसका दे दिया मैंने? क्रैक्स का। दूसरा एग्जाम्पल, कभी भैया आपने स्विमिंग करी है? स्विमिंग तो उसमें ट्यूब देते हैं वो लोग, है ना। जिसको तैरना नहीं आता भैया, वो ट्यूब में बीच में फंस जाए और तैरता रहता है कमर पर ट्यूब फंसा करके। तो आपने एक चीज़ देखी होगी, वो ट्यूब में हवा भरी होती है। तो मैं कुछ कुछ वैसी फीलिंग करवाऊंगा। काय की फीलिंग करवाऊंगा मैं? ओपन एनोलस की। मान लो जी भैया कोई ट्यूब है, मान लो जी कोई ट्यूब है, इसके बीच में हो रहा है एक छेद, ठीक है। अब जहां में जो जेड पॉइंट्स होंगे वो कहां पर मौजूद होंगे वो समझो। है एक सर्कल बाहर वाला, एक सर्कल अंदर वाला। तो वहां पे हमारे जेड पॉइंट्स कहां पे मौजूद होंगे भैया? जेड पॉइंट्स वहां मौजूद होंगे। कहां पे होंगे? देखो, अंदर वाले गोले और बाहर वाले गोले के बीच वाले पोर्शन में जेड पॉइंट्स मौजूद होंगे। जो को फीलिंग आ गई, पल्ले पड़ गया। ओपन एनोलस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जेड पॉइंट्स कहाँ पे मौजूद होंगे भैया? जहाँ पे जेड पॉइंट्स मौजूद होंगे, पहला वाला सर्कल और दूसरे सर्कल के बीच में जो खाली पोर्शन होगा उसमें। लेकिन उसकी भी एक कंडीशन है, खाली पोर्शन में ये नहीं है कि तुम पूरे में भर दो, नहीं भैया, वो इस वाले सर्कल के सर्कमफ्रेंस से टच नहीं होंगे और ना भैया इस वाले सर्कल की सर्कमफ्रेंस से टच होंगे, इसके बीच के पोर्शन में भरे होंगे। अब इस बात को देखो प्रैक्टिकली मैथमेटिक तरीका से समझाता हूँ। देखो, मैंने माना भैया ये कोई सर्कल है जिसके अंदर 2 सर्कल फंसे होंगे, लेकिन इनकी कंडीशन एक और है। इनके जो सेंटर भैया सकेंद्रित गोले हैं, ये इनका केंद्र है वो एक ही है, इनका सेंटर एक ही है। पल्ले पड़ रहा है कि नहीं? हाँ हाँ करते रहना कमेंट में, ठीक है। तो मान लो भैया आपके 2 सर्कल हैं, एक ही सेंटर पर खिंचे हुए हैं। सेंटर है आपका जेड नॉट। क्या है सेंटर भैया? आपका जेड नॉट आपका सेंटर है। पहले वाले गोले की रेडियस है R1 जो छोटा गोला है, बड़े वाले गोले की रेडियस है कितनी भैया? R2। यहाँ पर देखो भैया मैंने क्या लिखा है, Z माइनस जेड नॉट का मॉड इज ग्रेटर देन R1 एंड लेस देन R2। इस चीज को समझ पा रहे हो क्या लिखा है मैंने? ये मैंने कल भी बताया था। अरे भैया Z माइनस जेड नॉट कुछ नहीं है, ये हम वेक्टर पढ़ गए हैं क्लास 12th में। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी होती है ये Z1 माइनस Z2। अब देखो फीलिंग करवा रहा हूँ, ये है आपका सेंटर जेड नॉट, ठीक है। ये क्या भैया? आपका सेंटर है जेड नॉट और ये है वो जेड पॉइंट। ये क्या है? वो जेड पॉइंट है। अब देखना जो जेड पॉइंट है का है जी, बहुत सारे हैं, मैंने दर्शा नहीं पाए, इतने दर्शा सका मैंने तो दर्शा दिए। अब ये जो जेड पॉइंट है, देखो ये डेफिनेशन क्या कह रही है? ये डेफिनेशन भैया हमसे ये कह रही है कि जेड माइनस जेड नॉट, यानी कि सेंटर से इन जेड पॉइंट का जो डिस्टेंस है, सेंटर से इन जेड पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो R1 से बड़ा है। कैसा है? R1 से बड़ा है। फीलिंग करवा रहा हूँ, जरा गौर से देखना। देखो, जे है आपका जेड नॉट और जे मैं किसी भी अननोन पॉइंट की बात करता हूँ, ये कोई जेड पॉइंट है आपका। तो जरा फीलिंग करना भैया, जेड नॉट से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, क्या वो उसके अंदर वाले गोले से ज्यादा है? अरे आप ऑब्वियसली ज्यादा देख सकते हैं, यहाँ पे अंदर वाले गोले की रेडियस यहीं खत्म हो गई, लेकिन इसकी जो डिस्टेंस है वो यहाँ से यहाँ तक है। यानी कि ये बात सत्य होती है, पहली कंडीशन। यानी कि भैया इन दोनों का
जो मॉड है, मॉड माने दूरी यार, दूरी मैंने कल भी बताया था, जेड नॉट और जेड के बीच की दूरी है ये जेड माइनस जेड नॉट। ये देख रहे हो यहाँ पे मैंने कोई जैसे पॉइंट ले लिया जेड मैंने, ठीक है, कोई मैंने पॉइंट ले लिया जेड यहाँ पर मैंने, और इसकी डिस्टेंस है जो कहा है वो देख पा रहे हो, अंदर वाले सर्कल की रेडियस से ज्यादा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कचर पचर तो नहीं हो गई है, देखते रहना संगी संग। तो देखो वही चीज़ लिखी हुई है, R1 यानी कि Z माइनस जेड नॉट इज ग्रेटर देन R1। ठीक, अब एक और चीज देखो, जो तुमने अभी डिस्टेंस नापी है काजी भैया बाहर वाले सर्कल की रेडियस के बराबर है। अरे भैया कम है बात है, देखो बाहर वाले सर्कल की रेडियस यहाँ तक है और जेड पॉइंट्स थोड़े से पीछे रह गए, तो यहाँ पे ये बात सत्य होती है कि जेड माइनस जेड नॉट का जो मॉड है वो R2 से कम है, जो कि पल्ले पड़ गई कहानी, पल्ले पड़ गई। दोबारा समझो, ये भैया कोई सेंटर है आपका जेड नॉट और ये है आपके जेड पॉइंट्स, ठीक है, इन जेड पॉइंट की कंडीशन केवल ये यार काय के लिए दोबारा समझ रहे हो, जो एनुलस है आपका ओपन एनुलस, उसकी ये कंडीशन है, उसमें दो सर्कल होने चाहिए और दो सर्कल के अंदर जेड पॉइंट्स इस तरह से भरे होने चाहिए कि वो पहले रेडियस की सर्कमफ्रेंस और दूसरे रेडियस की सर्कमफ्रेंस से टच ना हो, उसके बीच ही बीच के पोर्शन में हो। इस बात को मैथमेटिकली मैंने यहाँ पर दर्शाया है, ठीक है। जेड माइनस जेड नॉट भैया सेंटर से उस जेड पॉइंट की डिस्टेंस, यहाँ से मैंने ये कोई पर्टिकुलर यहाँ पे कोई पर्टिकुलर जेड पॉइंट ले लो, देख सकते हो यहाँ पर जेड नॉट और जेड की जो बीच की दूरी है वो अंदर वाले सर्कल की रेडियस से ज्यादा है, तो देख सकते हो यहाँ पर जेड माइनस जेड नॉट इज ग्रेटर देन R1। ठीक, और यहाँ पर देख सकते हो भैया ये डिस्टेंस आ रही है, ये वाली डिस्टेंस है जो बाहर वाले सर्कल की रेडियस से कम है कि कम, तो भैया ये लिखी आ रही है जेड माइनस जेड नॉट लेस देन R2, जो कि कहानी पल्ले पड़ गई। बस बहुत है, इतना सीख गए। अब भविष्य में मैं कभी भी किसी क्वेश्चन में अगर मैं एनुलस का यूज करूंगा आपके दिमाग में तुरंत ये रूपरेखा बननी चाहिए, हम कह देगा ओपन एनुलस है कि क्लोज एनुलस है, समझ गए, ठीक है। अब भैया जस्ट जाई का उल्टा क्लोज एनुलस में होता है, जैसे क्लोजेस्ट में हुआ करता था, क्या होगा इसमें, कुछ नहीं होगा। इसमें जो कंडीशन थी ना केवल बीच बीच का हिस्सा है, इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं, इसमें पूरा लिया जाएगा। देख रहे हो मैंने पूरा कवर किया है, देखो इसमें जो जेड पॉइंट्स होंगे वो भैया बाहर वाले सर्कल की सर्कमफ्रेंस तक होंगे, वहां पर भी टच करेंगे, और अंदर वाले सर्कल की सर्कमफ्रेंस पर भी होंगे, वहां भी टच करेंगे। तो भैया इस बात को मैथमेटिकली कैसे दर्शाएंगे, तो ऐसे दर्शाएंगे z माइनस जेड नॉट, ये पॉइंट मान लो कोई यहाँ पे, मैंने कोई पॉइंट यहाँ पे ले लिया, ठीक है, ये रहा पॉइंट और एक पॉइंट मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पर देखा ये रहा आपका सेंटर, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी है, छोटे वाले सर्कल की डिस्टेंस के बराबर है, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी है भैया, बड़े वाले सर्कल की रेडियस के बराबर है। देख सकते हो यहाँ पे यार z माइनस जेड नॉट का जो मॉडुलस आया है वो R1 के छोटा भी R1 से बड़ा है और R1 के बराबर है, और यहाँ पर इसका जो मॉडुलस आया है वो R2 से छोटा है और R2 से बराबर भी है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये पॉइंट पूरे में होंगे, यहाँ 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 सब में होंगे, तो ये दोनों कंडीशन होल्ड होंगी। यहाँ पे कोई पॉइंट है तो समझ जाना ये वाली कंडीशन होल्ड हो रही है लेस देन वाली, अगर कोई पॉइंट यहाँ पर तो भैया ये इक्वल टू वाली भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। यानी कि सीधी सी बात है, क्लोज एनालिसिस ये होता है भैया कि सब चीज़ पे जेड पॉइंट्स बैठे होंगे, और आपका जो ओपन एनालिसिस है उसकी केवल यही कंडीशन है कि उसमें जो जेड पॉइंट्स होने चाहिए वो यार पहले वाले सर्कल और दूसरे सर्कल के बीच के हिस्से में होने चाहिए। कहानी डन है, ठीक है, समझ में आ गया। जल्दी से उसको सेव तुम छाप लो या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, फटाफट इसको मैं रफ करता हूँ। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। देखिए भैया उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका आता भैया नेबरहुड, पड़ोसी, सही समझ रहे हो। देखो भैया नेबरहुड का मतलब होता है, रियल लाइफ से अगर मैं कनेक्टिंग कराऊँ वो होता है भैया पड़ोसी। एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं फिर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या लिखा है, ये डेल्टा नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट, नेबरहुड को भैया शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं हम NBD, of a point z naught in the complex plane is the set of all points z which lies in the open disk। लो काम खत्म हो गया, सीधी सी बात है भैया। ये कह रहा है हमने जो आपको ओपन डिस्क पढ़ाई थी वो क्या थी, ओपन डिस्क भैया ऐसी डिस्क थी जिसमें सेंटर से सभी पॉइंट्स की जो दूरी थी भैया वो उसकी रेडियस से कम थी। तो बस ओपन डिस्क पे जितने जेड पॉइंट्स थे उन्हीं को सेट को भैया हम क्या कहते हैं, उन्हीं सभी पॉइंट्सों के सेट को हम NBD कहते हैं, नेबरहुड कहते हैं। ठीक है, पल्ले पड़ गया कहानी। हम क्या करते हैं भैया, जो आपकी ओपन डिस्क होती है उसके जो सभी पूरी कंडीशन ओपन डिस्क पे जो पूरी कंडीशन बन रही थी, जितने भी पॉइंट्स थे आपके, उन सभी जेड पॉइंट्स के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं भैया, नेबरहुड कहते हैं। नेबरहुड माने पड़ोसी, ठीक है। लेकिन इसमें छोटी सी एक बात और है, घुमावदार है, वो देखिए क्या है। यहाँ पे एक और चीज समझ लो, एक और चीज इसमें ये है भैया, इसमें रेडियस थी R, यहाँ पे रेडियस को हमने डेल्टा मान लिया है, बस इतना अंतर है। देख सकते हो वही कंडीशन इसमें थी, z माइनस जेड नॉट इज लेस देन डेल्टा। ये क्या होता है, दूरी, यानी कि सेंटर से किसी पर्टिकुलर या कोई भी z पॉइंट की दूरी हमेशा रेडियस से कम हो, रेडियस यहाँ पे डेल्टा है, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ और कह रहा है, एक और चीज़ इसमें ये है कि भैया हम जहाँ पे खड़े होकर के अपने पड़ोसी चुनेंगे हम भी उसमें काउंट करे जाएंगे, यानी कि जेड पॉइंट्स का जो कलेक्शन होगा उसमें हम भी काउंट करे जाएंगे, जेड नॉट पॉइंट इंक्लूड उसमें होगा। यानी कि मान लो यहाँ खड़े होके हम पड़ोसी ढूंढ रहे हैं, हम कह रहे हैं ये भी पड़ोसी है, ये भी पड़ोसी, ये भी पड़ोसी, ये भी पड़ोसी, ये भी नेबरहुड, ये भी नेबरहुड, ये भी नेबरहुड, ये भी नेबरहुड, तो उसमें हम भी खुद भी काउंट होंगे, जेड नॉट पॉइंट इंक्लूड होगा। उस कंडीशन, इस पूरे मसाले को हम कहते हैं भैया नेबरहुड। इसका जो नोटेशन होता है स्टूडेंट्स वो होता है एन एस जेड नॉट या एन जेड नॉट डेल्टा। पल्ले पड़ गया। अरे सीधी सी बात है यार, जो मैंने कल आपको ओपन डिस्क बताई थी ना, उस पर जितने भी पॉइंट्स थे जेड पॉइंट्स सभी के कलेक्शन के सेट को एनबीटी कहते हैं, और उसमें हम भी काउंट होंगे, यानी कि हम ही तो देख रहे थे, हम यहाँ से चेक कर रहे थे, तो उसमें जेड नॉट पॉइंट जो होगा भैया वो भी इंक्लूड करा जाएगा। पल्ले पड़ गया कहानी, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ भैया आपसे डिलीटेड नेबरहुड के बारे में। देखो जामे और डिलीटेड नेबरहुड में नेक्स्ट अंतर है, बिल्कुल नेक्सा। ओपन डिस्क इसमें है, ओपन डिस्क इसमें भी ली गई है, ठीक है। जो सारे जेड पॉइंट्स का कलेक्शन इसमें लिया था पूरा, वही कलेक्शन इसमें लिया, लेकिन भैया अंतर से इतना है, अंतर से इतना है कि इसमें जेड नॉट पॉइंट को नहीं लेंगे, इसलिए यहाँ पे मैंने देख रहे खोखला गोला किया है, यहाँ पे हम जेड नॉट पॉइंट को नहीं लेंगे। अब देखो देसी भाषा में फीलिंग करवाऊँ, मान लो भैया आपका मोहल्ला में रह रहे हो, ठीक है, आप किसी मोहल्ले में रह रहे हो। अब देखो ये कोई फिक्स नहीं है, ये कितना डिस्टेंस होगा, ये डेल्टा जो का भैया आपका फिक्स नहीं है। अब हाल मान लो आपका मोहल्ला में रह रहे हो, आप लोग एक ट्रेन में गए, फीलिंग कर रहा है मेरे साथ साथ, आप लोग गए ट्रेन में। अब ट्रेन में झुका है, आपके एक आदमी मिला, वो आपसे 10 घर दूर रहता है और आपको पहचान गया। एक आदमी मिला भैया जो आपके जस्ट बगल में रहता है, वो पहचान गया। अब भैया दोनों तो भाई आपके पड़ोसी ना, रेल में मिलेंगे तो कहा कहेंगे अरे हम तो तुम्हें जानते, तुम तो हमारे मोहल्ले ही के हो। अब जो 2 घर वाला आदमी है वो पड़ोसी हुआ, अब कोई तुमसे कह रहे हो हम तुमसे 10 घर दूर रहते हैं, लेकिन हम तुम्हें जानते हैं, हम तुम्हारे पड़ोसी हैं, तो अगर तुम बस मना थोड़ी कर दोगे यार तुम पड़ोसी ना हो। यानी कि कोई फिक्स्ड रेंज नहीं है आपके पड़ोस की। अगर आप किसी को जानते हो, बेशक वो कितनी दूर का हो, वो यही कहेगा कि ये तो हमारे पड़ोसी हैं। तो इसीलिए भैया मैंने ये सर्कल में लिया है ये, क्योंकि सर्कल में सबके साथ इक्वलिटी समान आएगी। अगर मैं इसको इसमें रेक्टेंगल में ले लेता, अगर मैं इसको भैया रेक्टेंगल में ले लेता, तो आप लोग भैया अपने पक्षपात हो जाता, फिर तो पड़ोसी के संग पक्षपात हो जाता। मालूम है क्यों? मान लो आप ये रहे, कोई पड़ोसी आया यहाँ का, ये पड़ोसी आप कहोगे ये हमारा पड़ोसी है, लेकिन कोई इसके जैसे थोड़ा आगे रहता होगा, भैया आप बात मना कर दोगे, मना थोड़ी कर दोगे यार, वो बुरा मान जाएगा। आप मान लो आपकी रेंज से बाहर है, तो आप उससे कहोगे हमारा पड़ोसी नहीं है, लेकिन उससे 2 घर दूर रहता है, तो ऐसे थोड़ी होता है। इसलिए मैंने सर्कल लिया, सर्कल में देख रहे हो बिल्कुल इक्वलिटी आएगी सबके पास। तो ये डेल्टा भैया कोई फिक्स्ड नहीं होता, ये कितना भी बड़ा हो सकता है, आपके अकॉर्डिंग है। समझ गए? तो भैया ये हैं सारे नेबरहुड यानी कि पड़ोस वाले। पल्ले पड़ गया। और इसमें हम खुद भी काउंट होंगे, हम कह रहे हैं ये हमारे पड़ोसी हैं, तो उन सभी पड़ोसियों के संग हम काउंट होंगे। और जो आपका डिलीटेड नेबरहुड है उसमें भैया हम दूर से बता रहे हैं, यानी कि हम मोहल्ला छोड़ चुके, हम मोहल्ला छोड़ चुके। डिलीटेड नेबरहुड, डिलीटेड नेबरहुड का मतलब समझ रहे हो? अब देखो देसी वाला फील कराऊंगा, इसका ऐसा कोई मतलब होता नहीं, लेकिन मैं समझाने के लिए बता दे रहा हूँ। देखो डिलीटेड नेबरहुड का मतलब एक चीज़ फील करना, आप किसी मोहल्ले में रहते थे तो सारे आपके पड़ोसी थे। अब जब आप किसी दूसरे मोहल्ले में रहने लगे और किसी ने आपसे पूछा कि आप जहाँ पे रहते थे भैया वहाँ पे आपके पड़ोसी थे, तो भैया आपके डिलीटेड नेबरहुड में गिने जाएंगे, क्योंकि भैया पड़ोसी थे ना, अब तो नहीं है, तो इसीलिए डिलीटेड नेबरहुड में गिने जाएंगे। यानी कि वहाँ पे आप जो रहते थे वहाँ पे आपका घर नहीं है, अब वहाँ पे आप काउंट नहीं करे जाएंगे, वहाँ पे केवल पड़ोसी काउंट कर रहे हो आप। तो इसीलिए यहाँ पे जो डिलीटेड नेबरहुड है इसमें आप काउंटिंग नहीं होगी। यानी कि इसका मतलब फील करो यार, फील करवा तो रहा हूँ, फील कैसे करोगे? आप एक सोसाइटी से किसी दूसरी सोसाइटी में पहुँच गए, आपका घर यहाँ पे था, आप यहाँ से खाली करके यहाँ पे पहुँच गए, तो भैया आपकी जगह पे तो कोई नहीं रह रहा, भैया वहाँ पे तो खाली हो गया, वहाँ पे तो खाली हो गया, लेकिन पड़ोसी तो सारे वही हैं, पड़ोसी तो सारे वही हैं। आप कहीं और सोसाइटी में पहुँच गए, फिर आपसे किसी ने पूछा भैया आपके पड़ोसी कौन कौन से थे, तो आप नाम ले लेके बताओगे हमारा पड़ोसी ये था, ये था, ये था, ये था, लेकिन उसमें आपकी काउंटिंग नहीं होगी, क्योंकि आप वहाँ पर रह ही नहीं रहे हो यार। इसीलिए ये डिलीटेड नेबरहुड में क्या करेंगे, तो जेड नॉट पॉइंट होगा, हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। और जब आप सोसाइटी में रह रहे हो तब जो आपके पड़ोसी हैं वो आपके आते हैं नेबरहुड में, इसमें आपकी भी काउंटिंग होगी, जेड नॉट पॉइंट इंक्लूड होगा। देसी भाषा फीलिंग आ गई, फीलिंग आ गई। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन। डिलीटेड नेबरहुड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ करेस्पॉन्डिंग जेड नॉट आर गिवन पॉजिटिव डिस्क इज द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव विच, ये रे भैया वो कंडीशन। कंडीशन क्या है? z माइनस जेड वन की इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी होगी ना, वो 0 से बड़ी होगी। 0 होगी इसका क्या मतलब है? कोई बता सकता है मुझे भैया? अगर 0 होगी ना, अगर वो 0 होगी, मान लो ये है आपका z नॉट पॉइंट, ठीक है, और मान लो ये है आपको कोई पर्टिकुलर z पॉइंट, ये है कोई पर्टिकुलर z पॉइंट, इसके बीच की दूरी अभी तो 0 नहीं है, ठीक है, इसके बीच की दूरी जो क्या अभी 0 तो नहीं है। अगर 0 हो गई तो भैया वो z पॉइंट समझ लो वो z पे आके अर्रा पर हो, लेकिन ये चीज़ कंडीशन में लेंगे नहीं, क्योंकि मैंने कहा है अरे भैया इसमें हम
खुद इंक्लूड नहीं होंगे, हम इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। अगर मान लो z माइनस जेड नॉट के बीच की दूरी अगर 0 है गई, अगर z माइनस जेड नॉट की, देखो फीलिंग करवाऊँ, देखो अगर z माइनस जेड नॉट के बीच की दूरी भैया 0 है गई तो भैया z तो बराबर काय की हो जाएगा, जेड नॉट की हो जाएगा। लेकिन इस कंडीशन के लिए ये तो इसमें मना किया गया है, हम काउंट चौ होंगे भैया। जब हम मोहल्ला छोड़ चुके हैं तो अपनी गिनती हम चौ करेंगे, इसीलिए यहाँ पर खोखला गोला लिया, यहाँ पर जेड नॉट पॉइंट की काउंटिंग नहीं करी जाएगी और यहाँ पर जेड नॉट पॉइंट की काउंटिंग करी जाएगी। जो कहानी पल्ले पड़ गई है। अब देखो यहाँ पर मैथमेटिकल भाषा में दर्शाया है z माइनस जेड नॉट की जो डिस्टेंस होगा भैया वो 0 से तो बड़ा होगा, क्योंकि अगर 0 हो जाएगा तो भैया हमारी काउंटिंग है, जो कि 0 अगर हो गया तो वो बंदा हमारी पास आ जाएगा, हमारी भी काउंट हो जाएगी। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ये देखो इसका नोटेशन होता है एन डैश जेड नॉट इंप्लाइज दैट एन एस जेड नॉट माइनस जेड नॉट पॉइंट, यानी कि इसी भाषा से ये बना दिया मैंने, देख रहे हो। हम नाइबरहुड को ही डिलीटेड नाइबरहुड कहते हैं कब, जब जेड नॉट पॉइंट उसमें इंक्लूड ना किया जाए तब। देखो कहानी पल्ले पड़ गई है। तो भैया बस छोटी छोटी बात है, इनको समझ लो, उनका यूज़ आगे चल के आएगा भविष्य में। इतना एक्सप्लेनेशन इसमें नहीं देना चाहिए, लेकिन आपको लंबे समय तक याद रहे, इसलिए मैंने बेहतर से बेहतर तरीका किया है कि आपको अच्छे से अच्छा समझ में आए, ठीक है। एक बार कमेंट कर देना, अगर दिल से अच्छा लगा हो ना, ये वीडियो को लाइक कर देना, फटाफट से वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। फटाफट से इन पॉइंट्स को नोट कर लो। अब बढ़ते हैं मेन टॉपिक की ओर, एनालिटिक फंक्शन की ओर। फटाफट से इसको मैं रफ करता हूँ, मेरे साथ साथ नोट करते भैया। उसके बाद हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आता है एनालिटिक फंक्शन, ठीक है भैया। तो देखो मैं अभी आपको थोड़ा सा थ्योरी लिखाऊंगा इसकी, जब तक आपकी थ्योरी समझ नहीं आएगी है ना, तब तक आपको एनालिटिक फंक्शन समझ नहीं आएगा। यानी कि सबसे पहले मैं इसकी रूपरेखा बताऊंगा, इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या गुण होते हैं, और क्वेश्चन हम कल से लगाएंगे, तब आपको फुल फ्लैश में फीलिंग आएगी। अब ये समय लिखाया सेम टू सेम नोट कर लेना, इससे थोड़ा आपको पता चल जाएगा कि इसमें हम कैसे कैसे क्या क्या करने वाले हैं और ये वास्तविकता में है क्या। देखिएगा, if function f z is said to be analytic function of a point if it is differentiable everywhere in some nbd of the point। देखो फीलिंग करना, मान लीजिए आपका ये पॉइंट आप चेक करना है आपको भैया, ये एनालिटिक है कि ये पॉइंट एनालिटिक नहीं है। तो उसकी कंडीशन है, अगर देखो कोई भी पॉइंट, अगर आपका कोई फंक्शन आपका किसी पॉइंट पर अगर एनालिटिक है तो भैया उसकी ये कंडीशन है कि उसके एनबीडी, समझ रहे हो, हवाले मैंने कराया नेबरहुड, तो भैया उसके आजू बाजू के पड़ोसियों पर भी वो एनालिटिक होना चाहिए। समझ गए? यानी कि देखो अभी केवल ऊपर ऊपर से समझ लो, अभी मैं बता रहा हूँ वो समझ लो। देखो कोई फंक्शन अगर एनालिटिक है, आजू बाजू पे भी एनालिटिक होना चाहिए। अब आजू बाजू पे एनालिटिक होना चाहिए, एक हम कैसे चेक करेंगे, ये कल हम न्यूमेरिकल करेंगे, तब पल्ले पड़ने वाला है। अभी हवा में पल्ले नहीं पड़ने वाला है, अभी केवल समझ लो, थोड़ी थोड़ी फीलिंग आएगी आपको अभी, है ना। जैसा मैं लिखाया, अभी ट्रेन नहीं आएगी, अभी हमने प्लेटफार्म तैयार किया है, ट्रेन कल आएगी इस पर, ठीक है। तो अभी समझ लो एक मोटी भाषा में कि एक एनालिटिक फंक्शन क्या होता है। अगर कोई फंक्शन जो क्या है वो किसी भी पॉइंट पर अगर एनालिटिक है, और एक और चीज़ समझ लो, एनालिटिक का मतलब कोई हुआ नहीं है, हम बचपन से पढ़ते हैं ना भैया, डिफरेंशिएबल। अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो भैया वो उसके आजू बाजू के पॉइंट पर भी डिफरेंशिएबल होना चाहिए। आपके मन में एक सवाल उठेगा, भैया हमने क्लास 12th में जो डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ी थी उसमें क्या करते थे, उसमें कुछ नहीं करते थे भैया, LHD इक्वल RHD बराबर गिवन फंक्शन, यही तो करते थे। जब हम क्लास 12th में पढ़ रहे थे भैया, वो एक सिंगल पाथ की बात हो रही थी, एक गैलरी की बात हो रही थी। फीलिंग करना है यहाँ पे भैया, हमने जो क्लास 12th में पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड, याद आ रहा है कुछ कुछ, और उसकी राइट हैंड साइड और वो फंक्शन, ये तीनों अगर बराबर आगे तो हम कह देते थे भैया वो फंक्शन आपका कैसा है, डिफरेंशिएबल है। लेकिन बार बार मैं कह रहा हूँ भैया, ये कोई लाइन नहीं है, ये पूरा प्लेन है। यहाँ पर आप कहाँ एक लाइन चेक करोगे, यहाँ चेक करोगे तो भैया ये पॉइंट्स तो सब रह जाएंगे ना। ये कम्प्लेक्स प्लेन में बात चली, मैंने पहले स्टार्टिंग में कहा था भैया, यहाँ पे आपका प्लेन चलेगा, कोई एक्सेस नहीं चलेगी, ना कोई पर्टिकुलर रे चलेगी भैया, यहाँ पे पूरा एक प्लेन चलने वाला है। समझ गए? तो यहाँ पे हमें जो डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी होगी ना, वो हमें आजू बाजू चारों ओर की सभी पॉइंट्स पे करनी होगी। अब वो हम कैसे क्या क्रियाकलाप करेंगे वो कल समझ लेंगे, अभी केवल एक मोटी भाषा में समझ लो। अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर एनालिटिक है तो उसकी ये कंडीशन है, जरूरी है, जरूर होना पड़ेगा उसको आजू बाजू के एनबीडियन के अपने पड़ोसियों पर भी उसको एनालिटिक होना पड़ेगा। ये क्लास 12th नहीं है, यहाँ पे कहानी केवल LHS और RHS में खत्म करते थे, केवल दो ही साइड हुआ करती थी। यहाँ पे भैया बहुत सारी साइड है, ये कम्प्लेक्स प्लेन है, चर्चा प्लेन में चल रही है, को पता चल रहा है, मालूम पड़ गया। तो ठीक है, इतना समझ गए। अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर एनालिटिक है तो भैया ये कंडीशन मस्त है कि अपने आजू बाजू के नेबरहुड यानी कि पड़ोसियों पर भी उसको एनालिटिक होना पड़ेगा, यानी कि पड़ोसियों पर भी डिफरेंशिएबल होना पड़ेगा। एनालिटिक का सीधा मतलब भैया डिफरेंशिएबल, क्या मतलब है डिफरेंशिएबल। अगर कोई पॉइंट डिफरेंशिएबल है तो भैया वो एनालिटिक है, लेकिन तभी होगा जब वो आजू बाजू पर भी डिफरेंशिएबल होगा। इतनी बात समझ में आ गई। अभी ऐसी समझ लो, जैसा समझ लो वैसे समझना, ठीक है। नोट कर लो उसको अच्छे से। अगला पॉइंट देखिए, इफ ए फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक इन ए डोमेन if it is analytic at every point of the domain।
देखो, अभी मैंने क्या कहा, अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर एनालिटिक है, अभी मैंने वो चर्चा की। अब यहाँ पर चर्चा चल रही है इफ अ फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक इन अ डोमेन। ये डोमेन क्या होता है? एक प्रांत, एक पर्टिकुलर फिक्स्ड चीज हमारे पास। मान लीजिए ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान अपने अलग डोमेन है, एक फिक्स्ड चीज है। यानी कि हमें पाकिस्तान से समझ में आती है, डोमेन शब्द समझ रहे हो? डोमेन शब्द क्या है? डोमेन शब्द है कि भैया हमने उसको बाउंडेशन दे रखी है कि केवल एक फिक्स्ड एरिया है हमारे पास, उसको डोमेन कहते हैं। एक फिक्स्ड एरिया, एक फिक्स्ड एरिया, एक निश्चित चीज है हमारे पास। और यहाँ पे जो पॉइंट मैं लिया था ना, यहाँ पे ये तो पूरी अर्थ की बात हो गई, यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं थी, तो इसीलिए यहाँ पर सिंपल एनालिटिक फंक्शन लिखा हुआ है। यहाँ पे मैं लिखा हुआ है, देखो, एफ जेड इज एनालिटिक इन अ डोमेन। डोमेन माने हमारे पास एक निश्चित चीज है, एक कमरा मान लो, एक गिलास मान लो, कुछ भी मान लो, या आपको एक अलग पर्टिकुलर राज्य मान लो या पर्टिकुलर देश मान लो, उससे आउट नहीं आना, यानी कि उसके अंदर का क्षेत्रफल इतना इतना हमारा कवर्ड है, उसको बोलेंगे डोमेन मैथमेटिक्स की भाषा में। तो अगर कोई फंक्शन भैया, अगर कोई फंक्शन इस डोमेन पर एनालिटिक है, तो इसका मतलब है इस डोमेन के सभी पॉइंट्स पर वो फंक्शन एनालिटिक होगा, इस डोमेन के सभी पॉइंट्स पर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। पल्ले पड़ा इतना बात। कैसे क्या होगा ये हम कल सीखेंगे, अभी केवल प्लेटफॉर्म सज रहा है, इस पर ट्रेन कल आएगी। ये सारे पॉइंट्स अच्छे से नोट कर लेना भैया, रफ फेयर नोटबुक में बड़ी तरीका से। पल्ले पड़ गया। इफ अ फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक इन अ डोमेन इफ इट इज एनालिटिक एट एवरी पॉइंट ऑफ द डोमेन। अगर कोई फंक्शन एक पूरे डोमेन एनालिटिक दर्शाता है, यानी कि हम ये कहते हैं कि जो पूरा डोमेन जो का है वो एनालिटिक है। हम अगर जी कहते हैं ये पूरा डोमेन जो का है वो एनालिटिक है, तो इसकी भैया मस्त कंडीशन है। एनालिटिक जी पूरा डोमेन तभी कहला जाओ जब जाके हर एक पॉइंट्स भैया एनालिटिक हो। कोई फंक्शन जो क्या करके वो डोमेन को एनालिटिक है, तो भैया हर एक पॉइंट पे भैया इस डोमेन के पे वो फंक्शन एनालिटिक होगा या होना चाहिए। ये कंडीशन मस्त है अगर हम किसी भी डोमेन को एनालिटिक प्रूव करेंगे तो। पल्ले पड़ गया कहानी। नेक्स्ट देखिए पॉइंट क्या लिखा है। एन एनालिटिक फंक्शन इज ऑल्सो नोज एज होलोमोर्फिक रेगुलर और मोनोजेनिक फंक्शन। हाँ, ये चीज स्टूडेंट्स काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं ना। अगर एग्जाम में उसने पूछ लिया कि होलोमोर्फिक फंक्शन क्या होता है, रेगुलर फंक्शन क्या होता है, या आपका मोनोजेनिक फंक्शन क्या होता है, या बिल्कुल नहीं घबराना है, काफी सारे स्टूडेंट भूल जाते हैं भैया एनालिटिक फंक्शन के ये दूसरे दूसरे नाम है। भाई से हम होलोमोर्फिक कहते हैं, भाई से रेगुलर कहते हैं, और भाई से हम मोनोजेनिक कहते हैं। पल्ले पड़ गया, नोट कर लेना भैया। नेक्स्ट, those points are not differentiable at any point, those points are called singular points। और हाँ, एक और चीज आपके दिमाग में एक सवाल उठा होगा, सवाल ये उठा होगा कि यहाँ पे अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर एनालिटिक है यानी कि डिफरेंशिएबल है, तो क्या जरूरी है वो सारे पॉइंट्स पर हो? एक आध तो पॉइंट्स ऐसा होगा जिस पर नहीं होगा। अरे बिल्कुल होगा, हो भी सकता है ऐसा पॉइंट्स। तो जो पॉइंट छूट जाएगा, यानी जिस पॉइंट पर फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा, यानी कि डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो एनालिटिक नहीं होगा। एनालिटिक और डिफरेंशियल दोनों चीज एक ही है ये, ठीक है। अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा यानी कि एनालिटिक नहीं होगा, तो ऐसा पॉइंट छूट जाएगा। वो छोटे हुए पॉइंट को हम कहते हैं सिंगुलर पॉइंट। नोट किया जाए, क्या कहते हैं हम? सिंगुलर पॉइंट। पल्ले पड़ गया। कोई पॉइंट अगर छूट जाता है एनालिटिक होने से, जिस पर कोई फंक्शन एनालिटिक नहीं होता, यानी कि कोई फंक्शन पर डिफरेंशिएबल नहीं होता है, तो स्टूडेंट उस पॉइंट को हम कहते हैं सिंगुलर पॉइंट। कहानी पल्ले पड़ गई। अगला पॉइंट देखिए, ए फंक्शन विच इज एनालिटिक एवरीवेयर इज कॉल्ड एंटायर फंक्शन। एक और चीज, बढ़िया चीज है, एवरीवेयर का मतलब समझ रहे हो, इस बात को अंडरलाइन किया जाए। ए फंक्शन विच इज एनालिटिक एवरीवेयर इज कॉल्ड एंटायर फंक्शन। एंटायर फंक्शन, पूरी पृथ्वी की बात मैं कर रहा हूँ। एवरीवेयर मानो सब जगह अगर कोई फंक्शन भैया हमारा एंटायर फंक्शन है, तो भैया ऐसा कोई पॉइंट ही ना है जहाँ पर वो एनालिटिक नहीं हो। सारे पॉइंट पर होगा। इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी पॉइंट पर वो एनालिटिक होगा, उसमें जीरो सिंगुलर पॉइंट्स होंगे। क्या सिंगुलर पॉइंट्स होंगे? जीरो। ये बढ़िया मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी है, बहुत इजी भाषा में लेके आऊँ, अपनी बुक से मैच कर लेना, धुआं उड़ जाएगा बुक की थ्योरी में। ये थ्योरी बड़ा सिलेक्टेड थ्योरी है, बड़ा मस्त बुक की थ्योरी है, ये मजेदार, एकदम एकदम हैंड टू हैंड माइंड टू माइंड में घुस रही होगी, सीधी की सीधी। पल्ले पड़ रहा है। यानी कि अगर कोई फंक्शन को हम एंटर फंक्शन तब कहेंगे जब वो फंक्शन सारे पॉइंट्स पे एनालिटिक हो, कोई पॉइंट छूटे ही नहीं उसमें, और छूटे जाए उस पॉइंट को क्या कहते हैं? हम सिंगुलर पॉइंट कहते हैं। पल्ले पड़ते रहना, सेम टू सेम। आगे बढ़िए। एन एंटायर फंक्शन इज ऑलवेज एनालिटिक, डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस एंड लिमिट एग्जिस्ट। जो भी आपका एंटायर फंक्शन होगा भैया वो हमेशा आपका एनालिटिक होगा ही होगा, हमेशा डिफरेंशिएबल होगा, हमेशा कंटिन्यूअस होगा, और हमेशा उसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी। इस बात को नोट किया जाए। अब हम एनालिटिक कैसे चेक करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करेंगे, कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे, और लिमिट एग्जिस्ट कैसे चेक करेंगे, ये मैं आपको कल बताऊंगा। अभी ओनली मैंने मोटे अंदाज में आपको थ्योरी बता दी है। जो मेन क्रियाकलाप प्रैक्टिकली करेंगे वो हम कल करेंगे। स्टूडेंट, 2-3 पॉइंट्स और रह गए, फटाफट से इसको नोट कर लीजिए। जल्दी से मैं रफ करता हूँ, फटाफट से दोनों पॉइंट्स को हम समझ लेते हैं। पॉइंट छूट गए थे, वो तो वो 2 पॉइंट्स ये हैं। देखिए, एन एनालिटिक फंक्शन इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूअस। देखो मैं हौला हौला बढ़ रहा हूँ। सबसे पहले एंटायर, सबसे बड़ा
फिर उससे थोड़ा सा छोटा एनालिटिक फंक्शन, फिर उससे और छोटा डिफरेंशिएबल फंक्शन। समझ में आ रहा है? ये चीज़ें सारी ऐसे ही होंगी, यही क्रम होता है। उल्टा मत चले जाना कि कंटिन्यूस तो डिफरेंशिएबल होगा तो एनालिटिक होगा, नहीं, रिवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ये उन्हीं सभी पॉइंट्स के लिए भी था, उल्टे नहीं भैया, कंडीशन सीधी सीधी सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर आपको कोई एनालिटिक फंक्शन है तो भैया वो हमेशा ही डिफरेंशिएबल होगा और हमेशा कंटिन्यूस होगा। लेकिन अगर आपको कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ज़रूरी नहीं है भैया वो एनालिटिक हो ही हो, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ मैंने रिवर्स नॉट एग्जिस्ट, पल्ले पड़ गया। दूसरी कंडीशन देखिएगा, अ डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। जो डिफरेंशियल फंक्शन होगा भैया वो हमेशा ही कंटिन्यूअस होगा। अब बात करते हैं भैया इसके न्यूमेरिकल्स कैसे होंगे। एक तो पहली बात, किसी फंक्शन में ये सारी कंडीशंस होल्ड होनी चाहिए जो मैंने लिखवाई हैं। उसके बाद जो मैथमेटिकल काम करने वाला तरीका वो ये है, क्या है भैया, नेसेसरी कंडीशन है एनालिटिक फंक्शन के लिए। अगर कोई फंक्शन आपका एनालिटिक है तो उसमें भैया दो कंडीशन होती है आपकी, एक नेसेसरी कंडीशन, एक आपकी सफिशिएंट कंडीशन। वो दोनों ही कंडीशन इसमें होल्ड होनी चाहिए। नंबर फर्स्ट कंडीशन भैया आपकी है नेसेसरी कंडीशन, ये तो हो ही हो, ये तो नेसेसरी है। वो है भैया आपकी CR इक्वेशन, कॉची रीमान इक्वेशन। समझ में आ रहा है? मोस्ट इंपोर्टेंट भैया, इसका एक प्रूफ जरूर आता है एग्जाम में, कॉची रीमान इक्वेशन। उसका मैंने भैया यहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म में लिखा हुआ है, यहाँ पर डेल ओवर डेल एक्स बराबर डेल वी ओवर डेल वाई और डेल ई ओवर डेल वाई बराबर माइनस का डेल ई ओवर डेल एक्स। तो भैया कल हम इसका प्रूफ देखेंगे, इसके दोनों फॉर्मेट का, एक कार्टेशियन फॉर्म का और इसका पोलर फॉर्म का प्रूफ ज़्यादा पूछा जाता है, तो पहले मैं वो कराऊंगा। तो कल हम प्रूफ देखेंगे, फिर हम इसके कल क्वेश्चंस को लगाएंगे किस तरह से क्या काम करता है। तो भैया आज जो क्या मैंने पूरी रूपरेखा तैयार कर ली और आज की छोटी सी कार्यशाला में बस यही था। तो भैया आज की छोटी सी क्लास में बस इतना ही, जिसमें हमने सीखा कि एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, हमने उसकी थोड़ी थोड़ी हमने जानकारी ली कैसे क्या होता है, प्रैक्टिकली मैथमेटिक्स में कैसे क्या करना है वो हम कल करेंगे। हमने आज पूरा अच्छे से प्लेटफॉर्म सजा दिया, इस पर कल ट्रेन आएगी। तो यार बस आज की वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं, मिलते हैं कल ऑन द सेम टाइम। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। बस मिलते हैं कल ऑन द सेम टाइम, तब तक के लिए सी यू टुमारो के बाय, टेक केयर।